नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज बड़ा झटका लगा है। देवेंद्र सिंह राणा जो संभागीय अध्यक्ष थे, हालांकि उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था, और साथ साथ में सुरजीत सिंह सलाथिया दोनों ने ही दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा इसको अपनी विजय मान रहा है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें अपनी पराजय मान रहा है। पराजय मानने का मेन कारण यह भी है कि देवेंद्र सिंह राणा हो या सुरजीत सिंह सलाथिया, दोनों के ही अब्दुल्ला खानदान के साथ बड़े नजदीकी ताल्लुकात थे। ऐसी कौन सी वजह बन गई? ये सियासत है, ये सियासी वजह रहती है। चर्चा करेंगे। कपिल सिंह कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ विक्रम रंधावा जी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। सुरेंद्र सिंह बंटी स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह बंटी जैसे ही जानना चाहेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, आप हमें यह बताइए कि आप इसको झटका मानते हैं कि बड़ा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है? देखिए विनोद जी, सियासत में कोई ऐसी पार्टी छूती नहीं होती जिसमें नेताओं का आना जाना टाइम टू टाइम नहीं रहता। अगर आप देखें पूरे परिदृश्य में, अगर देखें आप 70 साल के भारत की लोकतंत्र में हजारों बार ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हों या छोटी हों, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हों या राज्य स्तर की पार्टियां, इस तरीके का आना जाना चुनाव से पहले या चुनाव के करीब एन चुनाव पे ये लगा रहता है। उनका जाना निश्चित रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हुआ है, लेकिन जहां तक बात है पार्टी को नुकसान, बड़ा नुकसान होने की, तो मेरा ये मानना है कि बड़ा नुकसान आप नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई बार ऐसा हुआ है। कई लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के आए, कई लोग यहाँ छोड़ के चले गए। आपको याद होगा बेग साहब के ज़माने में बेग साहब भी चले गए थे, फिर कभी जीएम शाह साहब ने गवर्नमेंट भी टॉपल कर दी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाउंस बैक किया, हालांकि वो भी उनकी फैमिली के ही मेंबर थे। उस वक्त भी साजिश हुई, उनकी गवर्नमेंट फारूक साहब की टॉपल की गई, लेकिन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस बाउंस बैक किया। बाबू परमानंद जी हुआ करते थे, वो भी छोड़ करके, डी ठाकर साहब भी छोड़ करके, उस वक्त भी लोग कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। लेकिन पार्टियां चलती हैं अपनी आइडियोलॉजी पे, पार्टियां चलती हैं लीडरशिप पे, पार्टी चलती हैं अपने मौका पे, अपने संकल्प पे, अपने प्रोग्राम पॉलिसी प्रोग्राम पे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका पॉलिसी प्रोग्राम यही है कि वो जो राज्य के तीनों हिस्से हैं, खास करके जो हमारा पहला जो लद्दाख का भाग है, वो कश्मीर और जम्मू, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये वाहिद ऐसी पार्टी है जो तीनों खित्तों को बराबर लेकर के चलना चाहती है। ये एक संभाग की पार्टी नहीं है और हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। जब चुनाव का बिगुल बजेगा, जब चुनाव अनाउंस होंगे, आप देखें कैसे निकलेंगे दो शेर, तो ये सब चीजें जो है ये उस वक्त लोग भूल जाएंगे। आज भी आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में आज भी गहमा गहमी है। लेकिन पंडित जी, पहले पार्टी बड़ी सुदृढ़ थी, जैसे जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग बाहर निकल रहे थे, ये बड़ा गुड़ी गुड़ी महसूस कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंटैक्ट है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक झटका तो है, ये मानना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें नुकसान नहीं हुआ, झटका तो है, लेकिन झटकों से उबरना जो है वो पार्टियां अच्छी तरह से जानती हैं। और हमारी लीडरशिप जो है वो फारूक साहब और उमर साहब की क़यादत में, फारूक साहब का जो एक्सपीरियंस है, बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस, आप जानते हैं कि उनका कितने साल हो गए उनको पॉलिटिक्स में, और उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, जैसा मैंने कहा, जब पार्टी निकलेगी बाहर, फारूक साहब जब निकलेंगे बाहर, तो ये नुकसान की निश्चित रूप से भरपाई होगी और नए चेहरे, नई युवा लीडरशिप जो है और उभर के आएगी। इनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नए युवा लोगों को आप देखेंगे आने वाले टाइम में, नए युवा लोग जो है वो आगे आएंगे और नए चेहरे और अच्छे और बेहतर लोग जो है वो भी पार्टी के अंदर जरूर आएंगे और पार्टी इससे उभर जाएगी, बहुत जल्द उभर जाएगी। विक्रम जी, विन-विन सिचुएशन मानती है भारतीय जनता पार्टी? बड़े कद्दावर दो नेता अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने पाले में ले लिए, जिसमें जी विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मेंबरशिप वाली भारतीय जनता पार्टी है और मजबूत संगठन है। हमारा पोलिंग बूथ स्तर का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से काम करता है। यकीनन पार्टी के अंदर स्वागतीय कदम होता है, चाहे वो पोलिंग बूथ स्तर का कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन कर रहा हो, चाहे वो जिला स्तर का हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये दोनों लोग, इसमें कोई दो राय नहीं कि कद्दावर नेता थे और फारूक अब्दुल्ला की फैमिली के बड़े करीबी लोग थे। अब या तो फारूक अब्दुल्ला साहब जाने या फिर ये दोनों लोग जाने की क्या कमी रही। अलबत्ता मैं तो ये मानता हूं कि अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ये आइडियोलॉजिकली बहुत बड़ा शिफ्ट है। जिस आइडियोलॉजी में ये पहले काम करते थे वो विचारधारा ही अलग थी और पूरी एक लखनपुर से लेके तो कोहाना तक की, एक स्टेट तक की विचारधारा थी। अब जिस विचारधारा में ये आए हैं वो राष्ट्रव्यापी विचारधारा है, वो एक मजबूत संगठन की विचारधारा है, सबको साथ चल के लेके चलने की विचारधारा है। एक
क्षेत्र विशेष या एक प्रदेश विशेष के साथ हम सोच के चले, वैसा नहीं है। आप देखते हैं ये अदाब से जय श्री राम पे आए हैं, ये कैसे चलते हैं और किस तरह सरल भाव से ये हमारे बीच में अकोमोडेट होते हैं। यकीनन अच्छा कद इनका राजनीतिक तौर पे रहा है। अब पार्टी के अंदर आए हैं, इनका दिल की गहराइयों से सबने स्वागत भी किया है, हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप ने इनको एक्सेप्ट किया है। तो यकीनन इनको पार्टी के एक अच्छे कैडर के रूप में पहले काम करके दिखाना होगा और लोगों के दिलों के अंदर जो अब कहीं मीठे कहीं खट्टे एहसास तो सुनने को पड़ेंगे ही। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच के लोग हैं वो तो डेफिनेटली क्रिटिसाइज करेंगे कि जब सत्ता सुख भोगना था तो हमारे साथ रहे, अब जब लगने लगा कि हम सत्ता में शायद वापस नहीं आएंगे तो वो सत्ता की तरफ चले गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे समर्थक लोग हैं वो तो जरूर चाहेंगे कि हमने वेलकम हमारी लीडरशिप ने किया है, तो ये स्वागतीय कदम है। मैं भी दिल की गहराइयों से देवेंद्र सिंह राणा जी को और सुजीत सिंह सलातिया जी का भारतीय जनता पार्टी में आपने एक बड़ा वर्ड यूज किया कि आदाब से जय श्री राम की तरफ से आए हैं। जो लोग स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं, क्या भाजपा का कैडर उनको स्वीकार करेगा? देखिए, अब इन्होंने, मैंने कहा ना, बहुत बड़ा शिफ्ट है आइडियोलॉजिकली, बिल्कुल विचारधारा अलग के पास ही आए हैं। अब इन्होंने उस चैप्टर को क्लोज करके आए होंगे। ये इनको भी पता था कि स्वायत्तता का जो एक नारा था वो खोखला नारा था, उसकी बुनियाद कोई नहीं थी और एक अब एजेंडे को जिंदा रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चलाती थी। और जम्मू के जितने भी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अंदर खाते से ये मानते थे कि ये संभव है नहीं है। अब हमें पता है कि हमें इनके हाँ में हाँ मिलानी है तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज भी वो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल होने वाली चीज थी नहीं। अब हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं तो ये इनको देखना है, ये हमने नहीं देखना है कि ये हमारे साथ कैसे अकोमोडेट होते हैं कि नहीं होते। अब ये इनको देखना है, ये हमारे घर में आए हैं, ये हमारी सोच हमारी विचारधारा के साथ कैसे अकोमोडेट हो गया। हमने इनकी सोच के साथ अपने आप को अकोमोडेट नहीं करना है, इन्होंने हमारी सोच के साथ अपने आप को अकोमोडेट करना है। जहां हम चाहेंगे वहां इनको चलना है। जी कपिल जी, इस शिफ्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? सियासी बंदिशें, मजबूरियां या फिर अपॉर्चुनिज्म? सर्वप्रथम आज जो 5 जवान शहीद हुए पुंछ में, मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अच्छा होता है कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा स्थितियां हैं, जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, हम उसके ऊपर परिचर्चा कर रहे होते। लेकिन आज का जो डिबेट का इशू है वो जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 2 नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज में आना जाना लगा रहता है, लेकिन हाँ, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता पक्ष होता है, उसकी तरफ रुझान जो है वो सबका रहता है और अधिक रहता है। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि तो इतनी है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो वैसे भी एक रिवाइविंग मशीन लगा रखी है कि कोई भी नेता कैसा भी हो, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, करप्ट हो या कोई उसकी ऐसी विचारधारा हो जो देश से या इनकी पार्टी से अलग हो, तो ये उसको एक तरफ से डालेंगे। कभी भी वो स्कैनिंग वैनिंग कोई नहीं, जो अपना राष्ट्रवाद का वो दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, वो सब कुछ है नहीं है। देखिए, स्कैनिंग इन्होंने अपनी ही स्कैनिंग रखी हुई है ना, अपने ही इनके मापदंड हैं। जो इनके मापदंड के ऊपर खरा नहीं उतरता, जो इनके लिए नेता चैलेंजिंग होता है, उसके पीछे ये एजेंसीज को लगा देंगे, एनआई को लगा देंगे, सीबीआई को लगा देंगे, और उसके बाद उसको मजबूर करके जब उसको अपनी पार्टी के अंदर ये लाते हैं तो उसके बाद वो सारे मापदंड जो है वो खत्म हो चुके होते हैं। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब वो ऐसा कुछ नहीं रहा है कि ऐसे ही कार्यकर्ता को लेना है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को ऑप्ट करता हो या जिसकी बैकग्राउंड राष्ट्रवादी हो, किसी को भी ले सकते हैं, जिसकी विचारधारा चाहे स्वायत्तता की हो, किसी की विचारधारा चाहे राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कभी रही ही नहीं जी। क्योंकि माफी वीर सावरकर की पार्टी के लोग और नथुराम गोडसे जो एक आतंकवादी था और जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की, उसकी आइडियोलॉजी को लेने वाले लोग आज अपने आप को ठीक है सत्ता में आकर ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। तिरंगा इन्होंने कई सालों तक अपने नागपुर के दफ्तर में नहीं फहराया, और जिस लड़के ने नागपुर के दफ्तर में जाके तिरंगा फहराया तो उसके ऊपर इन्होंने एफआईआर की। तो राष्ट्रवाद तो इनका छदम है ना, राष्ट्रवाद तो इनका एक धोखा देने वाला एक मुखौटा है। एक्चुअली आइडियोलॉजी इनकी कभी भी राष्ट्रवादी रही नहीं। हाँ, इलेक्शन में जनता के बीच में जब भी ये जाते हैं तो अपना एक मुखौटा, अपना एक चेहरा लेके, राष्ट्रवादी चेहरा अपना एक प्रोजेक्ट करके ये जरूर जाते हैं।
अशफाक जब्बार ने भी कहा है कि बंटी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अशफाक जब्बार ने भी कहा है कि विचार करना चाहिए कि आखिर लोग छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। वाकई में पार्टी आत्मचिंतन कर रही है कि आखिर ऐसे बड़े बड़े लोग क्यों जा रहे हैं। आगा साइड रूहुल्लाह मेहंदी पहले से ही नाराज बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक इन दोनों नेताओं के जाने का सवाल है जी, आप देखें इनके बयान पिछले 10 दिन से, जब से ये अटकलें चल रही थी तब से इनके बयान जो थे वो आ रहे थे, और बयानों में कहीं भी कोई ऐसी बात उभर कर सामने नहीं है। इवन उन्होंने ज्वाइन करने के इस्तीफा देने और भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी जो बयान दिया उसमें कहीं ऐसी बात दोनों नेताओं ने नहीं की कि जिससे ये लगे कि उनकी पार्टी के प्रति कोई नाराजगी थी या पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के वो नाराज थे। उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की बात जरूर की, लेकिन जम्मू डिक्लेरेशन क्या है इसके बारे में कुछ उन्होंने रोशनी नहीं डाली। ना ही उन्होंने ये कहा कि वो जम्मू के हित की बात कर रहे थे तो क्या उनको रोका जा रहा था, क्या उन्होंने ये कहा कि हमें जम्मू की बात करने में कोई संकोच आ रहा था, या कोई पार्टी की तरफ से उनको किसी तरीके की कोई टोका टाकी हो रही थी, या पार्टी लीडरशिप में वो उनका विश्वास नहीं रहा, या पार्टी लीडरशिप के ऊपर इन्होंने कोई टीका टिप्पणी की हो, या ये कहा हो कि उनको कोई सफोकेशन फील हो रही थी। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पार्टी को लेकर के पर्टिकुलरली उनको कोई नाराजगी नहीं थी। जी। पार्टी में सब जानते हैं कि उनको इतना फ्री हैंड था, खास करके देवेंद्र राणा जी को। ही वॉज द मोस्ट एम्पावर्ड प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फॉर द लास्ट 20-30 ईयर्स की, और अब्दुल्ला फैमिली से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर बंटी जी सवाल ये उठता है कि क्या कारण बने, कारण उनका कोई निजी कारण होगा जो उन्होंने नहीं बताया। देखिए, अगर पार्टी की वजह से वो उन्होंने पार्टी छोड़ी होती या कोई ऐसा कारण जिससे उनको ये लगता कि शायद उनकी अपनी सोच पार्टी की सोच से नहीं मिल रही, या कहीं कुछ उनको कोई बात करने में या कोई आवाज उठाने में कोई संकोच, या पार्टी की तरफ से कोई किसी तरीके का लगाम अगर लगाया जा रहा है, तो वो ये बात जरूर कहते। अगर उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू की बात तो करते हैं लेकिन पार्टी लीडरशिप से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका कारण जो है वो निश्चित रूप से कोई निजी कारण रहा होगा। और निजी कारण जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यहाँ बैठे रंधावा जी ये भी जानते हैं कि आज निजी कारण क्या होता है। जो लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं उनको किस तरीके से मजबूर किया जाता है कि वो भाजपा ज्वाइन करें, क्योंकि भाजपा में एक प्रचलन है इधर माई वे और हाईवे, या तो हमारे रास्ते पे चलिए नहीं तो फिर आप हमारे पास है रास्ता बनाने का। वो वक्त आने पे ये चीजें खुलेंगी। अभी मैं इस सिचुएशन में, स्थिति में नहीं हूँ कि इस पर कुछ कह पाऊँ, लेकिन जिस तरीके का इशारा उन्होंने बातों में दिया, वो इशारा उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम भाजपा की नीतियों से बड़े कोई इंप्रेस हैं, या हम भाजपा से कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, या हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई गिला है। उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू की आवाज़, तो जम्मू की आवाज़ तो उनको कभी पार्टी ने तो कभी रोका नहीं। जी, मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैं यहाँ आकर के 1000 बार जम्मू के बारे में कहता हूँ। लेकिन विक्रम जी आपसे जानना चाहूंगा कि नया टर्म जम्मू डिक्लेरेशन, फिर जम्मू निगलेक्ट हो रहा है, ये अचानक याद आया है। दूसरा सवाल आपसे ये, क्या वाकई में इन दो नेताओं के आने से पार्टी मजबूत होगी? देखिए, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले ही बहुत मजबूत है जी, राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर भी मजबूत है, जम्मू कश्मीर स्तर पर भी हमारे आदरणीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में हम बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से लागू हो रही है। कार्य कहीं आने से इनका पार्टी का बड़ा कि जोर बढ़ जाएगा या कद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पार्टी ऑलरेडी बड़ी मजबूती में है, लेकिन ये यकीनन है अब ये आए हैं तो ये कुछ सोच के आए होंगे। आज देवेंद्र राणा जी का दिल्ली में भी सुबह जो बयान आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का दिल की गहराइयों से उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि आपने हमें एक्सेप्ट किया है। और आज हमें अच्छा लग रहा है कि हम अब पिछला जो अध्याय था उसको भूल के, तो जो कह सकते हैं कि इनका पिछला अध्याय जो काले अक्षरों से लिखा जा सकता हो सकता है, जो इनकी बातों से लगा, अब आने वाला समय ये अच्छे लोगों के साथ अच्छे संगठन में अच्छी विचारधारा में जाकर निकालते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ गेन होगा। यहां तक जम्मू डिक्लेरेशन की बात है, वो देवेंद्र राणा जी की व्यक्तिगत फिलॉसफी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे काम करेगी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। अगर उसके हिसाब से ये काम कर पाएंगे तो बेहतरीन है, नहीं कर पाएंगे तो इनके लिए आगे के रास्ते भी खुले हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की आइडियोलॉजी को लेकर साथ चलने में विश्वास नहीं रखती है। एक सामूहिक टीम वर्क होता है। यकीनन मेरे भाई कपिल जी भी कह रहे थे कि राष्ट्रवाद जो है इनकी रचना में कहीं नहीं आता है। अब मैं कपिल भाई को क्या बताऊंगा कि राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को भी कैसे सिखाया है, क्योंकि कांग्रेसियों के विचारों की एक सीमा है
कि वो नेहरू गांधी खानदान से बाहर आ ही नहीं सकते हैं ना। अब इनको ये टेंशन है कि अब गांधी खानदान का अगला बीज तो लगेगा नहीं, अब तो वाड्रा की तरफ शिफ्ट मार रहे हैं कि अब नेहरू से गांधी, गांधी से वाड्रा कैसे शिफ्ट करना है, तो उसको किस तरीके से। अब नेता इनके ऐसे हैं जो चुनावों के दौरान हिंदू बनते हैं, जनेऊ पहन लेंगे, कई बार कोर्ट के ऊपर ही जनेऊ पहन लिया जाता है और बड़ी अजीब सी स्थिति बनाते हैं। अब यकीनन है ये हमारे नौजवान साथी हैं, अब इन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, तो लेकिन ये यकीनन है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद जो है वो पक्की मोहर है और वो 2014-19 में लोगों ने बताया है, 24 में भी लोग बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश कैसे सुरक्षित है। कपिल जी, आपकी पार्टी में कोई बड़ा दिग्गज नेता ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्या वजह आता है? क्या ऐसा लगता है कि पार्टी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को लोग डूबता जहाज समझते हैं? अदरवाइज कुछ नए लोग आने चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जो सत्ता पक्ष होता है उसमें नेताओं का, जनता का ज्वाइन करने का रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि कल तक जो नेता ये बात करते थे जम्मू डिक्लेरेशन की, अब वो भारतीय जनता पार्टी की डिक्लेरेशन की बात करेंगे जी। जो कल तक जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते थे वो भारतीय जनता पार्टी डिक्लेरेशन की बात करेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर में क्या, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनकी जो आइडियोलॉजी है वो खुल के सामने आ चुकी है और वो सरकार जो है वो पूरी तरह से फेलियर है। सरकार की जो कामयाबी होती है वो इकोनॉमिक पक्ष से होती है, सरकार की जो कामयाबी होती है वो रोजगार डिलीवर करने में होती है, सरकार की जो कामयाबी होती है वो इंडस्ट्री को प्रमोट करने में होती है। जम्मू कश्मीर में लगभग 60% इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब नेताओं को बरगलाना या इकट्ठा करना या किसी भी तरह उनको अपनी तरफ खींचने के अलावा, कि आपको क्यों लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और क्यों बड़े लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सवाल ये था। दूसरी बड़ी बात यह कि आप अपनी पार्टी में जो ग्रुपिज्म है उसको ही खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मीर बनाम आजाद, आजाद बनाम करा, करा बनाम मीर, ये सब का सब कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज कर रहा है। देखिए, कहीं पार्टी में ग्रुपिज्म नहीं है। पिछले दिनों भी जब राहुल गांधी जी आए थे तो सभी लोग एक मत होकर एक स्टेज पे एक साथ बैठे हुए थे और पार्टी की आइडियोलॉजी की बात उन्होंने हमेशा रखी है और रखते आ रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ऐसा जो है वो कभी कभार थोड़ा सा एक अपना एक दूसरे में कोई मतभेद जो है वो निजी रूप से वो रहता है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए तो ना तो कोई कॉम्प्रोमाइजिंग है और ना ही कभी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग होगी। लेकिन कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुए, ये अपने आप चिंता का विषय नहीं, क्या आपको नहीं लगता है? देखिए, हमारा ये मानना है, आप इसको मत ये कहिए कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की ब्यूटी आप एक करके डिफेंड करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी का अपना एक अधिकार है जी, और कपिल सिब्बल जी का यहाँ तक ये सवाल है कि उनको पार्टी के खिलाफ, पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ और पार्टी में जो एक डिसिप्लिन है, मुझे लगता है कि चाहे वो शीर्षस्थ नेता हो, चाहे पार्टी का वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको मेंटेन करना चाहिए। और जो नेता पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, हम ये समझते हैं कि उसके खिलाफ जरूर पार्टी का जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अध्यक्ष शायद कहते हैं कि ये और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं, क्या इसकी फरिश्त आपके पास है? कौन कौन ज्वाइन कर रहा है और क्यों इतना दावा किया जाता है? उसमें कांग्रेस के भी काफी हैवीवेट लोग हैं जिन्होंने अप्रोच किया है और हमारी नेशनल लीडरशिप को भी अप्रोच किया है, पर ऐसे नहीं है। पार्टी पूरा आंकलन करती है, पार्टी उसका पूरा रिव्यू लेती है, हमारे कैडर से लोगों से भी पूछा जाता है कि इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और यकीनन सबको विश्वास में रख के ही निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉम डिक एंड हैरी उठेगा और उसको पार्टी उसको हार बना देगी और उसको पार्टी ज्वाइन करा दी जाएगी। अगर नेशनल लेवल पे भी ज्वाइनिंग होनी है तभी ब्रीफिंग के बाद होती है, स्टेट लेवल पे भी होनी है तो पूरी स्टेट इकाई और हमारे, अब हम स्टेट की टीम में है तो हमारे से भी पूरी हमारे इलाके के हिसाब से इंट्रोस्पेक्शन ली जाती है कि आप इनपुट दीजिए कि इसमें इनपुट्स कैसे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं कैरेक्टर खराब हो तो उस चक्कर में कि चलो भारतीय जनता पार्टी में जाके तो अपना कैरेक्टर साफ करने का प्रयास करें, वो चीज नहीं है। लेकिन यकीनन पार्टी के द्वार खुले हैं, कोई भी व्यक्ति आना चाहता है तो पार्टी उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। पहले अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टी की आइडियोलॉजी को व्यक्ति मानने को तैयार होना चाहिए। बंटी जी, आप भले ही आप ये मान रहे हैं कि कोई ज्यादा झटका नहीं लगा है, लेकिन जितना भी लगा है वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज क्या रहेगी?
क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं और जम्मू प्रोविंस को आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी को यहाँ भी मजबूत करना जरूरी है। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लद्दाख से लेकर के लखनपुर तक और उनसे लेकर के किश्तवाड़ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस हर जगह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई क्षेत्रीय दल नहीं है कि जो लखनपुर से लेकर तो रामबन तक सीमित है या पुंछ जोड़ी तक सीमित है। उसकी हर जगह प्रेजेंस है। उसकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल जो कैडर है वो है, उसके जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो अपनी प्रेजेंस चाहे नहीं, जो नहीं भी जीत पाते वो भी एक रिस्पेक्टेबल वोट शेयर लेकर के अपनी मौजूदगी का एहसास और पार्टी आइडियोलॉजी की जो फॉलोइंग है उसका एहसास करवाते हैं। जहाँ तक रहा डैमेज कंट्रोल का, मैंने कहा कि अब पार्टी लीडरशिप जो है वो इसका संज्ञान जरूर लेगी। और आज आपको पता है रतनलाल गुप्ता जी ने टेक ओवर कर लिया है एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। 16 तारीख को जो है वो, वैसे भी हमारे चुनाव जो थे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल वो पेंडिंग थे और डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो चुनाव हो चुके हैं। अब प्रोविंशियल और स्टेट के बाकी हैं। 16 तारीख को प्रोविंशियल कमेटी जो है हेड को इन्हीं को या कंटिन्यू करेंगे या जिसको भी बनाना होगा, जो भी पार्टी का निर्णय होगा डेलीगेट्स का, वो 16 तारीख को तय हो जाएगा। उसके बाद फिर पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी ड्यू है। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरे दमखम के साथ मैदान में निकलेगी और नए चेहरे, जैसे मैंने कहा आपको, कुछ इलाकों में नए चेहरे, कुछ इलाकों में युवा शक्ति जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नौजवान और नए लोगों को जो है पार्टी मौका देना चाहती है। जो हमारे नौजवान हैं उनको मौका मिलेगा, हमारी महिलाएं हैं उनको मौका मिलेगा। आपको पता है डीडीसी रामबन में हमारी चेयरपर्सन अभी यहाँ जीती है और वो हमारी कैंडिडेट भी थी पिछली बार। तो महिलाओं को, नौजवानों को और कुछ नए लोग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे चेहरे सामने आएंगे। और जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि पार्टी हमेशा इलेक्शन अपने पार्टी आइडियोलॉजी के हिसाब से लड़ती है। अपना जो हमारा एक रोड मैप है, जो हमारा एक संकल्प है, जो हमारी पार्टी का पॉलिसी प्रोग्राम है, जिसमें हमारा स्टेटहुड का इशू जो है वो मेन रहेगा। स्टेटहुड पे उसके लिए हमारी लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रही है और लोगों में हम जाएंगे। और 370 को लेकर के जो हमारी लड़ाई है उसमें हम लोगों के बीच जुट जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि 370 टूटने के बाद जो हालात बने हैं वो हालात लोगों के सामने हैं और ये मुद्दा जो है हमारा मुद्दा होगा। इस पे लोगों को हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। रिजाइन देने से ठीक पहले देवेंद्र राणा ने ये कहा, जो जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है, क्या उसमें कैडर कंफ्यूज तो नहीं होगा? जी नहीं, पक्का जी नहीं। क्या आपको नहीं लगता जो स्वायत्तता की डिमांड कर रहे थे, कभी कभी यही देवेंद्र सिंह राणा बड़े जोर शोर से कहते थे कि 370 हटेगा, हरियाणा से लंबे लंबे लोग आ जाएंगे, यहाँ पर नौकरियां ले लेंगे, अब वो इसकी बात करते हैं जम्मू डिक्लेरेशन की, तो आपका कैडर जो देवेंद्र सिंह राणा से जुड़ा हुआ है, देखिए जम्मू डिक्लेरेशन का कोई स्वरूप नहीं है। जम्मू डिक्लेरेशन का वही हाल है जो सेल्फ रूल का था। अभी तक उसका कोई रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इसका स्वरूप या प्रारूप नहीं उसमें तय हुआ। जम्मू डिक्लेरेशन क्या है ये वो वही बेहतर जानते हैं कि उनके जहन में क्या है जम्मू डिक्लेरेशन। और जैसा कि रंधावा साहब ने कहा कि इन्होंने तो आउटराइटली रिजेक्ट ही कर दिया। इन्होंने कह दिया कि पहले ही दिन कह दिया कि वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसकी जम्मू डिक्लेरेशन की क्या इज्जत रहेगी, क्या उसकी हवा निकलेगी, वो ये और वो लोग जो गए हैं जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर के वो बेहतर चाहते हैं। उन्होंने लास्ट जो स्टेटमेंट दी थी जाने से, दिल्ली रवाना होने से पहले, उन्होंने ये कहा था कि जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर के भाजपा भी सहमत है, भाजपा से भी सहमति मिली है। ये उनके बयान है प्योर। देखिए, भाजपा की लीडरशिप के किसके साथ उनकी बात हुई, किन्होंने सहमति जताई है, ये अभी पार्टी के अंदर तो कहीं डिस्कस हुआ नहीं है। एटलीस्ट मैं भी स्टेट ऑफिस बेरर हूँ, हमारे लेवल तक कहीं ये डिस्कस हुआ नहीं है। मैंने कहा ना ये उनकी व्यक्तिगत फिलॉसफी, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे सबको लाया जाना चाहिए। अब मैंने कहा हमने उनको अपनी पार्टी में लिया है, उनको हमारे हिसाब से चलना है, ये मानसिकता उनको बना लेनी चाहिए। जिस तरीके से होता है एक बेटी किसी के घर में बहू बन के जाती है तो ससुराल वालों के हिसाब से चलती है, उसको जाते ही वहां डिक्टेशन नहीं करनी होती है। और देवेंद्र सिंह राणा जी बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, संगठन की परिभाषा को बखूबी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं और संगठन की साइकोलॉजी को इतना बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और यकीनन उन्होंने छोटे भाई को भी समझा दिया होगा कि ये संगठन की शैली पे कैसे काम करते हैं, इनसे कैसे काम लेना है, कैसे काम देना है, वो भली भांति हम जानते हैं। और देवेंद्र सिंह राणा जी और सुरजीत सिंह सलाथिया जी बहुत अच्छे से अकोमोडेट हो भी जाएंगे और काम करेंगे भी। कपिल जी, इस सियासी उठापटक के बीच में कांग्रेस कौन सी लाइन टो करेगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और कांग्रेस के पास इलेक्शन के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर का पिछले 7 सालों से जो हाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको अगर आप पीछे से देखें कि जम्मू में रोज़गार एक अहम मुद्दा है,
जम्मू में लोगों की ज़मीन को बचाना एक अहम मुद्दा है। जम्मू की कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना, कश्मीर की कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना एक बड़ा मुद्दा है। जम्मू में इंडस्ट्री जो है, चाहे वो टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसको बचाना एक बड़ा मुद्दा है। जम्मू में आज रोज़गार जो है, दुकानदार जो है वो परेशान है। जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो पूरी जो बिज़नेस कम्युनिटी है आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। और जम्मू का युवा, जम्मू का रोज़गार, जम्मू का कश्मीर का कोई भी बाशिंदा हो, अपने उड़ी से लेके लखनपुर तक, हर कोई आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। और सबसे बड़ा धोखा अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ किया है तो वह जम्मू की जनता के साथ किया है, जम्मू के युवाओं के साथ किया है, जम्मू के व्यापारियों के साथ किया है। तो कहीं ना कहीं इसी नीतियों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दा बनाकर हम इलेक्शन में जाएंगे। और हमें लगता है कि जम्मू की, कश्मीर की जनता जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरे मापदंड हैं उन्हें पूरे तरीके से समझ चुकी है, जान चुकी है, और अब वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बरगलाने पर या उनकी बातों में अब विश्वास करने वाली नहीं है। आखिरी कमेंट आप। मैं एक इंक्लूडिंग कहना चाहूंगा कि भले हमारा आज का टॉपिक कुछ और हो, लेकिन एक जो फील गुड फैक्टर देने की कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े भारी भरकम नेता आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत हो रही है, उसके कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो सिचुएशन, जैसा कपिल जी ने कहा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर वर्ग जो है वो परेशान है। रंधावा जी यहाँ बैठे अपनी पार्टी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन ये भी उसका शिकार हुए हैं। इन्होंने इस बात को खुद माना है। अफसरशाही, फीताशाही, करप्शन इस कदर इस वक्त हावी है कि कोई भी काम आप लेकर, जो बड़े बड़े वादे किए थे लोगों से, करप्शन हटेगी, सबका विकास होगा, वो कहीं भी कोई भी फर्क, अगर आप कहें कि कोई भी फर्क, रादर करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ी है, महंगाई की तरह, और लीगलाइज हुई है जी। इसका जवाब जनता देगी जी। बंटी आप सुना विक्रम जी, आप क्या जवाब देंगे? एक तो ये उन्होंने कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी नाराज है, और वाकई में जब चैम्बर का बंद सफल हुआ तो बीजेपी के नेताओं की हवाएं उड़ी हुई थी, ये सच्चाई है। और हाईकमान ने भी संज्ञान लिया है, हाईकमान ने भी कड़ा संज्ञान लिया। 5 अगस्त 2019 के बाद में बदल क्या आता है, डीडीसी का चुनाव हुआ, सबसे सामने ही है। ये गुप्तकारी सारे इकट्ठे थे, उसके बाद भी धराशायी हो गए। हमने अपने बलबूते पे, विकास के मंसूबे पे, केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में विकास कराया है उसके बलबूते पे हम लोगों के बीच में गए हैं और पूरा क्लीन स्वीप किया। यहाँ तक कि कश्मीर खित्ते से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे विनोद जी 3 लोग जीत के आए हैं। ये कोई आसान बात थोड़ी है, ये ऐसे नहीं है। ये तभी संभव हो पाया जब हमने डिलीवर किया है। बाकी यहाँ तक आपने कहा चैम्बर के बंद की बात है, चैम्बर ने बंद की जो कॉल दी है वो यकीनन लोगों के अंदर एक बात जो पहुंचाने की कोशिश एक तबके ने की, वो पहुंच गई और लोगों ने उसका कोऑपरेट कर दिया। लेकिन उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा कुछ हर्ष हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई है, बिल्कुल भी नहीं है। कोर ग्रुप की मीटिंग रूटीन में 15 दिन में, महीने में होती है। और सौभाग्यवान से मैंने बताया है कि उस दिन हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी तरुण चुग जी जम्मू में थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी जम्मू में आए हुए थे और सौभाग्यवान से पूरी टीम इकट्ठी थी। तो यकीनन रूटीन में जो हमारे काम चल रहे हैं, जो संगठन की गतिविधियां चल रही हैं, जो आने वाले दिनों में हमने संगठन की गतिविधियां चलानी है, उस पर चर्चा हुई थी। और इसके अलावा जब आखिरी में चाय हो रही थी, चाय पे इस बात पे विचार हुआ था कि जो बंद हुआ है, बंद के दौरान जो लोग असहज हुए हैं, जो लोग नाराजगी उनके अंदर बैठी है, उसको कैसे दूर करना है। और एसडी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि ये समाज को गुमराह करने के लिए कोई बात छोड़ी गई है। उसके बाद रिलायंस की तरफ से भी एक वक्तव्य आया कि कोई भी 100 आउटलेट हम खोलने वाला नहीं है। अलबत्ता जब विकास का रास्ता खुलता है तो बड़ी नई चीजें आती भी है। जी जी जी। कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र सिंह बंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।